जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं। और रेल फाउंडेशन बैच के साथ जुड़कर आप सभी की रेलगाड़ी निकल पड़ी है अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत शानदार और बेहतरीन बनाने के लिए। तो फटाफट से मुझे बताइए, आप सभी के हालचाल कैसे हैं, कैसी चल रही है पढ़ाई तैयारी, और रेल फाउंडेशन बैच के साथ जुड़कर कितना मज़ा आपको आ रहा है? एक बार सभी साथी बताओ, फिर हम आज की कहानी की रेल को आगे बढ़ाते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज ना थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो बार बार बीच में थोड़ी सी खांसी सी भी आ सकती है, वो थोड़ी सी तेज बोलने से आ रही है। तो आज मैं हल्का सा धीमा बोलूंगा, तो उससे ये ना समझना कि मेरी जो एनर्जी है कम है या कुछ भी है। इस क्लास के लिए कभी मेरी एनर्जी कम नहीं दिखाई देगी। बस थोड़ा मैं धीमे और शांत बोलूंगा ताकि बीच बीच में वो गाँव की शुद्ध भाषा में धसका ना उठे। एक धसका जैसा उठा हुआ है, हालांकि उसके लिए मैंने पानी अदरक सब जुगाड़ कर लिए हैं आपकी क्लास से पहले, ताकि क्लास जो है मिस ना हो, क्लास ना छूटे। बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा प्लीज़ आप उसके लिए मैनेज करना। हाय, हेलो हेलो, टाटा। अच्छा, टाटा बाय बाय तो बात की चीज़ है यार, एक साथी ने टाटा लिख दिया, मैंने उसके कमेंट में टाटा कह दिया। हाय, हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड नाइट नहीं, गुड नाइट होती है जब आप सोने जा रहे होते हैं, चाहे वो रात के 12 बज रहे हों, 1 बज रहे हों। हम आज भी या तो ये समझते हैं कि 1 बजे के बाद तो अगला दिन लग गया, तो गुड मॉर्निंग कह के सोए नहीं। उठने के समय गुड मॉर्निंग, सोने के समय गुड नाइट, दैट इज फिक्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में भी आपको पहले की तरह ही आनंद आएगा, पहले की तरह ही मज़ा आएगा, एक ज़बरदस्त वाला। और अभी तक ये क्लासेस यूट्यूब पे हो रही थी, आज ये एप्लीकेशन पे आ गई हैं। तो हम बिल्कुल अब टू द पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल सीधी बात करेंगे। और एप्लीकेशन पे आने का एक ये मतलब है कि आपने इस बैच के लिए पे किए हैं, और पे जो आपने किया है वो वाकई में आप सभी की या फैमिली की एक बहुत मेहनत की कमाई है। तो बिल्कुल हम उसको कोशिश करेंगे कि ऐसा कभी आपको फील हो ही ना कि यार RW में आने के बाद हमने कोई गलत निर्णय ले लिया। एकदम दोनों साथ ही, आपकी तरफ से भी होना चाहिए, मेरी तरफ से भी होना चाहिए। बिल्कुल फोकस करेंगे अपनी क्लास पे। ठीक है, चलो करें शुरू। सभी को नमस्कार भैया, सभी को गुड इवनिंग। तो देखो दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़ लिया था, कल मिरर में हमने पढ़ा था, दर्पण में हमने ये पढ़ लिया था कि जो एक मिरर होता है, एक दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो किस किस तरह से बनता है। तो कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं बता दूं, तो लाइट हमारा चैप्टर चला हुआ है, उसके अंदर की पहली घटना चली हुई है रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन। और रिफ्लेक्शन में हमने कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें सीखी। उसके बाद हमने ये तय किया कि भाई दोनों भाई या मेरी जो बहनें हैं, कि भाई मिरर रिफ्लेक्शन जो होता है ना, परावर्तन जो होता है वो समतल दर्पणों से होता है, स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पणों से होता है। तो हमें पहले पढ़ना है समतल दर्पण से, यानी कि प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर के बारे में बहुत कुछ हमने सीख लिया। उसके बाद में कल हमने टॉपिक शुरू किया कि प्लेन मिरर से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण कैसे होते हैं। तो उसमें एक गुण ये रह गया था कि इस दर्पण के द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है ना, यह सदैव कैसा होता है? यह सदैव आभासी और सीधा होता है। यानी कि ये ऑलवेज कैसा होता है? ये ऑलवेज वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। अब इस बात का क्या मतलब है? देखो, बहुत ध्यान से तसल्ली से आप मेरी बात को सुनना। देखो दोस्त, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक? ये हमारे पास एक समतल दर्पण है, और मान लीजिए कि यहां से मैंने एक टॉर्च जलाई, यहां से, एक सेकंड रुको, यहां से मैंने, अरे कहाँ हो गया भैया, यहां से मैंने एक टॉर्च जलाई, और इस टॉर्च से क्या निकलेंगी? रेज निकलेंगी। मान लो कुछ रेज ऐसे निकल रही हैं और कुछ रेज ऐसे निकल रही हैं। मैं निकलेंगी तो यहां से करोड़ों किरणें, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, निकलेंगी तो यहां से करोड़ों किरणें, बहुत सारी किरणें। लेकिन मैं किन किरणों की बात कर रहा हूं? मैं केवल 2 किरणों की बात कर रहा हूं। अब वो रे यहां से टकराएंगी, तो चूंकि इस पे पीछे तो पॉलिश हो रखी है, पीछे तो इस पे हमने पुताई कर रखी है, तो वो किरणें टकराएंगी और टकराने के बाद में वापस लौट जाएंगी ऐसे करके। अब मुझे आप बताओ कि क्या ये किरणें कहीं मिलेंगी? बोलो यस और नो। ये किरणें टकराई, मिरर से लौट गई, अब ये बिल्कुल सीधी जा रही हैं, तो क्या कहीं पर ये किरणें मिलेंगी? यस और नो बोलिए। भाई, आपके बहुत सारे डाउट हैं, आज एप्लीकेशन में आप आए हैं, क्या आपको कमेंट दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा PDF आपको जल्दी दे देनी है मुझे, मैं बिल्कुल दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आपका बन गया है,
सभी उसमें जुड़ गए हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे। जुड़ जाइएगा, आपको खुद जुड़ना है उसमें। आप बैच देखेंगे, बैच के साइड में टेलीग्राम का ग्रुप आ रहा होगा। क्लास खत्म होते ही 10 बजते ही, एग्जैक्टली 10 बजते ही, क्लास खत्म होने के बाद 10 बजते ही, क्योंकि 10 बजे तक आपका टेलीग्राम ग्रुप ओपन होता है, 8 से 10 तभी आप डाउट पूछ सकते हैं। उसके तुरंत बाद ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई नहीं मिलेंगी, जो साथी कह रहे हैं हाँ मिलेंगी, तो नहीं मिलेंगी यार। एक बात बताओ ना, कोई चीज बिल्कुल सीधी चल रही है वो कैसे मिल जाएगी यार? मिलती कब हैं चीजें? जब चीजें ऐसे चल रही होती हैं, हल्की सी झुक के चल रही होती हैं एक दूसरे की तरफ, तो हम कहेंगे कि ये कहीं मिलती हैं। लेकिन दो चीजें जब सीधी चल रही हैं तो ये कभी भी नहीं मिलती हैं। अब दो चीजें सीधी चल रही हैं और इनसे प्रतिबिंब बने, यानी कि जब, बहुत ध्यान से सुनना, जब किरणों के बगैर मिले प्रतिबिंब बने, क्या ऐसा हो सकता है? होता है भाई। मैं समतल दर्पण में सामने खड़ा हो जाऊं, क्या मुझे अपना चेहरा नहीं दिखेगा? लो मैं अभी उठा लेता हूं, एक प्लेन मिरर उठा लेता हूं, क्या मुझे इसमें अपना फेस नहीं दिखेगा? भाई 100% दिखेगा। ये लो, मैंने अपना सारा आइटम उठा लिया, जादू की पेटी में से जादूगर बाजीगर ने सामान निकाल लिया, मैं सामने देख रहा हूं, किरणें जा रही हैं, लौट के वापस भी आ रही हैं, क्या मुझे चेहरा नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, खूब बढ़िया दिख रहा है भैया, बढ़िया साफ साफ सा, आप भी देख लो, लेकिन आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा। तो दोस्त जब किरणों के बगैर मिले प्रतिबिंब बनता है तो इस तरह के प्रतिबिंब को हम हमेशा आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, हम हमेशा वर्चुअल इमेज कहते हैं। और जो प्रतिबिंब किरणों के मिलने से बनता है, ये आगे दिखेगा आपको, उस प्रतिबिंब को हम कहा करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज। तो प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक आभासी एक वास्तविक, एक वर्चुअल एक रियल। ये कहां बनेगा? ये भी अलग गोलीय दर्पणों से बनेगा, वो बाद में पढ़ेंगे, ये बाद की बात है। अभी आपका फोकस होना चाहिए कि समतल दर्पण से किरणें टकराती हैं और जब वो वापस लौटती हैं तो वो कहीं भी नहीं मिलती हैं। और जब किरणें नहीं मिलती हैं बट प्रतिबिंब तो बन रहा है, तो जब किरणों के बगैर मिले प्रतिबिंब बने तो उस तरह के प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपसे ये पूछता हूं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा या उल्टा? बताइए। सभी के कमेंट पहुंच रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, काम कर रहा है ये, आप निश्चिंत रहिए भैया, सभी के कमेंट पहुंच रहे हैं, बताइए जल्दी से। ये मतलब आप जो ऐसे अपना चेहरा देखते हैं, मेरा चेहरा जो बन रहा है, बताइए ये सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, ये बताइए। हरीश बाबू थोड़ा गर्म पानी दे देना, है ना। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे साथियों ने अच्छा दिमाग लगाया, लेकिन बहुत सारे साथी क्या कहते हैं, यार उल्टा बनता है। अब उन्हें उल्टा कहां से लगता है? सुनो, उनको उल्टा क्या दिखता है, बिल्कुल ईमानदारी से बताना कि हाँ यार भैया आप सही कह रहे हो। एक सेकंड रुको, अरे एक किसकी क्लास खुल गई भैया? अच्छा कोई बात नहीं, हमें गूगल खोलना है। देखो कैसे उल्टा बनता है, देखो देखो देखो, मैं बताऊंगा वो उल्टा किसको कहते हैं। एम्बुलेंस इन्वर्टेड ऑन कार। तुम बड़े भ्रम में जीते हो, जहां भी आप गलत पढ़ोगे वहीं पर एग्जामिनर आपके मजे लेगा। देखो महाराज, ये इस चीज को आप कह रहे होते हो उल्टा, ठीक है। अरे भाई थोड़ा सा बड़ा बन जाए यार, ये बन जाएगा, ठीक है। इसको देख लो, इस चीज को आप उल्टा कह रहे हो, ये उल्टा नहीं है। देखो उल्टे का मतलब क्या होता है पता है? उल्टे का मतलब होता है कि अगर मान लो मेरा फोन ऐसे दिख रहा है, ठीक, ये सीधा है, तो इसका प्रतिबिंब ऐसे दिखना चाहिए, इस चीज को उल्टा कहोगे। मतलब तुम्हारा प्रतिबिंब उल्टा बनने का मतलब पता है तुम क्या कह रहे हो? कि भैया यार मैं खड़ा होता हूं तो मुंडी ऊपर होती है, लेकिन यार दर्पण में तो मुंडी नीचे बनती है भैया। उल्टे का मतलब तो यही हुआ ना। लेकिन तुम कहोगे अरे यार इसको थोड़ी उल्टा कह रहा हूं मैं, उल्टा कह रहा हूं मैं कि मैं अपना हाथ ऐसे दिखाता हूं लेकिन दिखता ऐसा है, यानी कि फ्लिप होने को, इस चीज को आप उल्टा कह रहे हो, है ना। यानी दाएं की चीज बाएं और बाएं की चीज दाएं। अरे ये उल्टा नहीं है यार, बचपन से जो तुम उल्टे की परिभाषा सुनते आए हो वही उल्टा है। उल्टे का मतलब तो ये है, ये उल्टा नहीं है, ये है पार्श्विक उल्टा, ये है लेटरली इन्वर्टेड। तो एम्बुलेंस जो है ना वो लेटरली इन्वर्टेड है, ये उल्टा नहीं लिखा हुआ। देखो
अगर ये उल्टा लिखता तो पता है उल्टा कैसे लिखता? एक सेकंड रुक जाओ, आजा भाई। उल्टा लिखने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, तो उल्टे का मतलब क्या होता भाई? ए ऐसे बनता, ठीक, एम जो है ऐसे बनता, समझ गए, और बी जो है, चलो जो भी लेटर बनते, क्या ऐसे लिखा हुआ है ये? नहीं, ये लेटर फ्लिप कर दिए हैं, है ना, इसको ऐसे लिख दो, ये लेटर फ्लिप कर दिए हैं। लेटर फ्लिप का मतलब इसको ऐसे कर दिया है, तो जब इसको पलटोगे तो ई इसकी तरफ आ जाएगा ऐसे करके, सी इसकी तरफ आ जाएगा ऐसे करके, एन जो है वो ऐसे करके आ जाएगा। तो ये ऐसे थोड़ी पलटा है, ये ऐसे पलटा है। यानी कि रीजनिंग में जो आप पढ़ते हो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, तो ये होता है जल प्रतिबिंब, जिसको हम उल्टा कहते हैं, और दर्पण प्रतिबिंब को हम कहते हैं पार्श्विक उल्टा हमारी भाषा में। क्लियर है? तो आप कहोगे कि भैया जी सुनो, अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, ये पार्श्विक उल्टा बनता है, उल्टा नहीं बनता, पार्श्विक उल्टा बनता है। और उल्टे और सीधे में तो सीधा बनता है। ठीक है, तीन चीजें हैं। कोई तुमसे पूछे कि बताओ इनमें से कौन सा समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब के लिए सही है, सीधा, उल्टा या पार्श्विक उल्टा, तो तुम कहोगे कि देखो सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता, पार्श्विक उल्टा बनता है। ठीक है, तो सीधे और उल्टे में से सीधा बनता है, और अगर उल्टा कहना है तो केवल उल्टा मत कहो, फिर कहो पार्श्विक उल्टा इंग्लिश में, यानी कि लिटरली इन्वर्टेड। तो बताओ कि ये थोड़ा सा गहरा पॉइंट था, और यहां पर आप सामान्यतः गलती कर सकते थे, बट शायद अब आप गलती नहीं करेंगे। तो जरा बताओ, हाँ जी क्लियर है कि उल्टा नहीं कहूंगा, पार्श्विक उल्टा कहूंगा और सीधा कहूंगा? फटाफट से थम्स अप करोगे, हाँ जी क्लियर है। ठीक है, फटाफट से एक बार थम्स अप करिए। बहुत बढ़िया। तो ये सारे पॉइंट मुझे बड़े अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ये कोई सॉरी समस्या वाली बात ही नहीं है। बाकी के पॉइंट तो हमने कल ठीक है, कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है, ये तमाम पॉइंट हमने कर लिए थे कि भाई वस्तु जो है उतनी ही दूरी पर होती है, और दर्पण की ऊंचाई कैसी होती है, आधी होती है, ये भी ठीक था। इस सवाल का उत्तर करके बताओ सभी लोग। ये क्वेश्चन हमने कल किए थे ना, फटाफट से उत्तर कर दो। हाँ मैंने पानी रखा हुआ है, गर्म पानी रखा हुआ है, रेस्ट करो। अरे नहीं नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि छुट्टी मार ली जाए। बस ये है कि हाँ थोड़ा सा बीच बीच में आपको माइक बंद सुनाई देगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस गले में समस्या है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए छुट्टी मारेंगे तो भाई फिर तो हो लिया। हाँ, तो आप कहोगे कि यार अगर 1.5 मीटर लंबा आदमी है और वो अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है, और तुम कह रहे हो कि भाई छोटे से छोटा दर्पण बताओ, तो तुम कहोगे कि भैया छोटे से छोटा इसकी आधी ऊंचाई का तो दर्पण होना ही चाहिए, यानी कि 1.5/2, तो भाई 0.75 मीटर का दर्पण होना चाहिए। ये सवाल भी हमने कल के कंसेप्ट से क्लियर हो गया, ये भी कर लिया था हमने। अब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल बताओ, ये कल कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था, तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल बताएंगे। ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में आया हुआ है 13 अगस्त 2018। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना है? फटाफट बताइए। हाँ भाई भवानी सिंह, हो जाएगा, इससे बिल्कुल हो जाएगा। आपको किसी का भी कमेंट नहीं दिखेगा, केवल अपना कमेंट दिखेगा, वो इसलिए ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। इस बात के एप्लीकेशन में हम लोग अलग से पेमेंट करते हैं, एप्लीकेशन वाली जो टीम है उनको, हमारा अपना एप्लीकेशन नहीं है, ये मान लो किराए पे एप्लीकेशन है जिनको हम पैसे देते हैं।
तो उनसे हम कह के रखते हैं कि किसी बच्चे को दूसरे का कमेंट ना दिखे, वो इसलिए ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अब सुनो, यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि एक आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना है। लेकिन मेरी समस्या क्या है, मैं कैसे पढ़ता हूं, मैं तो ऐसे पढ़ता हूं कि जब भी कुछ भी दिखे सवाल में, तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा कि भैया हमने ये पढ़ा था कि आने वाली किरण का कोण और जाने वाली किरण का कोण बराबर है, ये 20 है तो ये भी 20 है। ना तो मुझे ये मतलब कि ये कोण कहाँ से दिया है, ना मुझे ये मतलब कि कौन सा कोण पूछा है, कौन सा एंगल पूछा है, कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक रट्टू तोता बन गया हूं। मुझे 2-3 शब्द देखने होते हैं और उसी से मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया में जीत लूं। मैं चाहता हूं कि मुझे केवल कोई एक सूत्र बता दे और उसी से मैं इस पूरे ब्रह्मांड पे राज कर लूं। मैं कल को एलियनों के ग्रह पे जाऊं, वहां भी कब्जा कर लूं। अरे मेरे भाई, सवाल तो पढ़ लो दोस्त। सवाल तो पढ़ो। सवाल क्या कह रहा है भैया जी? सवाल तुमसे ये कह रहा है कि एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाती है। क्या तुम्हें ये आपतन का कोण दिया हुआ है? तुम इसको 20 डिग्री कहने से पहले ये तो देखो ये कोण होता क्या है। तुमने इसको टक से 20 डिग्री कह दिया। भाई ये कौन सा कोण होता है? ये होता है आपतन कोण, यानी कि इंसिडेंस का एंगल। क्या उसने ये कहा है कि आपतन कोण है ये? उसका कहना है कि भैया आपतित किरण जो है ना, आने वाली किरण, भैया वो दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये आपतित किरण है, ठीक है, और ये दर्पण है। तो आपतित किरण का दर्पण के साथ कहां कोण बनेगा महाराज जी? आपतित किरण का दर्पण के साथ तो यहां कोण बनेगा 20 डिग्री। अगर आप या तो वो आपतन कोण कह देता तो मेरी समझ में आता, या वो कहता कि आपतित किरण का अभिलंब के साथ कोण, तो मेरी समझ में आता। अब उसने सिर्फ मुझसे ये कहा कि आपतित किरण दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाती है। तो बात सही है, ये सबको समझ में आया कि ये वाला एंगल नहीं दिया, वो ये वाला एंगल दिया है। और सुनो, उसने क्या कहा कि आपतित होती है, ठीक है, आ जाती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण, कि आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का टोटल एंगल बताओ। आने वाली किरण और जाने वाली किरण, इनके बीच का टोटल एंगल ये बताओ। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी महाराज जी। देखो साहब, ऐसा है कि भैया यहां से और यहां तक का एंगल कितना होता है भाई? 90 डिग्री होता है। 20 माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा? 70 बचेगा। और मुझे ये पता है कि जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, तो ये भी कितना होगा? 70 होगा। तो 70 और 70 ये पूरा टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 140। तो ये हमसे जो आंसर पूछा है वो होगा 140। अब कोई अगर ये कहता हो, जब मैं इस सवाल को समझा रहा था तो वो ये दिमाग लगाने में लगा था कि इसका भी उत्तर कर दूं, इसका भी उत्तर कर दूं, इसका भी उत्तर कर दूं, मेरी बात को सुन नहीं रहा था। और अब कहे भैया समझ में नहीं आया, तो उसको समझ आएगा भी नहीं। उसको अब समझ में आएगा जब मैं दोबारा बताऊंगा। और जो ये कह रहा हो कि यार भैया मैं तो बस गलती इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने तो ये पढ़ा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण तो 20 बराबर 20, तो वो समझ गया होगा कि कहाँ गलती कर रहा था। समझ गए? जल्दी से बताओ। हाँ जी भैया, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। ये मैंने आपको एक ऐसी बात बताई है कि जो आपके बहुत काम आएगी। अच्छा देखो, एक चीज़ बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे हो सकता है कि बैच में कुछ चीज़ें ऐसी मेरी गलत हो सकती हैं जो आपको पसंद ना आए। हालांकि मेरी तरफ से ऐसा कुछ होगा नहीं। मैं जो भी बात बोलूँगा वो सब समझाने से रिलेटेड होंगी, कुछ भी आलतू फालतू की चीज़ लगेगी नहीं। हल्का फुल्का हंसी मजाक के लिए मैं थोड़ी सी दूसरी लैंग्वेज में बात करूँगा, लेकिन वो गलत किसी के लिए नहीं होगी। अगर आप क्लास में कुछ भी अपशब्द बोलते हैं किसी भी बारे में, तो अब ऐसा हो गया है कि हमारी टीम उनको कॉल करती है। जैसे अभी एक भैया थे, उन्होंने कुछ कहा है, तो हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपका प्रॉपर स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे भेजेगी और पूछेंगे कि इसका क्या कारण है। ये मेरे लिए नहीं है, मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, सभी टीचर्स के साथ है। अगर वाकई में टीम को लगता है कि हाँ इस बच्चे ने टीचर के लिए सही कहा है, टीचर की मिस्टेक है, तो टीचर्स को समझा दिया जाएगा। लेकिन अगर टीचर की मिस्टेक नहीं है और आप खाली मौज लेने के लिए यहाँ इस तरह से कर रहे हो, तो फिर आपके ऊपर थोड़ा सा एक्शन लिया जाएगा और आपका कोर्स जो है वो सस्पेंड होगा। हालांकि मैं कभी नहीं चाहूँगा
कि आप मुझसे जुड़े हुए हो तो कोर्स कभी आपका सस्पेंड हो, लेकिन वो थोड़ा सा एक डिसिप्लिन बनाने के लिए ज़रूरी है ना, अनुशासन बनाने के लिए ज़रूरी है। तो विष्णु भाई एक हमारे हैं, तो विष्णु भाई आपके पास टीम एक बार कॉल कर लेगी और टीम आपको बता देगी कि क्या समस्या थी, वो चीज़ आपसे पूछ ली जाएगी कि ऐसा आपको क्यों लगता है ना। हालांकि वो मेरे लिए नहीं है आपका कमेंट, बट जिनके लिए भी है वो ऐसा क्यों है। ये सवाल सबको समझ आया? एक बार थम्स अप करो, या फिर मैं दोबारा बताऊं? जिनको समझ में आ गया थम्स अप करो, मैं दोबारा बता दे रहा हूं। चलिए दोबारा देखो एक बार। ये एक मिरर है, ये एक दर्पण है, और हम जानते हैं कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण इस तरीके से जाएंगी, ठीक है। और ये कहते हैं कि दर्पण के साथ में आने वाली किरण का कोण दिया हुआ है 20 डिग्री, और आने वाली किरण और जाने वाली किरण का टोटल एंगल पूछा है। तो मुझे पता है कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक का 90 है, इसमें से 20 माइनस कर दो, ये 70 बचेगा, और ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो 70 और 70 कितना हो जाएगा मिला के? 140। ये एंगल हमसे पूछा था, ठीक है भाई। चलो वेरी गुड, आ गया समझ में? चलो चलो वेरी गुड, ये एक क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया। अगर हाँ तो एक और क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करके बताओ। ये एक एलडीसी की परीक्षा का आया हुआ सवाल है, और थोड़ा ना ध्यान से पढ़ के बताना, ध्यान से। फटाफट से एक बार थम्स अप करिए। एप्पल लाइक करने का ऑप्शन नहीं है क्या? आता है, एक नीचे रेटिंग का ऑप्शन आएगा, आप उसमें रेटिंग डाल सकते हैं किसी भी टीचर की। बहुत बढ़िया, तो एक अच्छा उत्तर आप सभी कर रहे हैं, वेरी गुड। और सवाल आपसे कहता है, सवाल आपसे कह रहा है कि सवाल को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। जल्दी ये मत देखो कि 60 डिग्री दिया हुआ है तो दूसरा उत्तर भी 60 डिग्री होगा, इतनी जल्दी मत करो, सवाल को पढ़ो। एक आपतित किरण व समतल दर्पण से परावर्तित किरण के मध्य का कोण। अब देखो, आपतित किरण व समतल दर्पण से परावर्तित किरण, देखिए आपतित किरण और समतल दर्पण से परावर्तित किरण के मध्य का कोण कितना है? 60 डिग्री। अब की बार ये दिया हुआ है हमें 60 डिग्री, है ना। अब आपसे पूछा है कि परावर्तित किरण की सापेक्ष किस कोण से विचलित हुई है। वो कह रहा है परावर्तित किरण की सापेक्ष किस कोण से विचलित हुई है, यानी बाय व्हाट एंगल इज द रिफ्लेक्टेड रे डेविएटेड रिलेटिव टू द इंसिडेंट रे। ये कह रहा है इसकी तुलना में ये वाली किरण कितने डिग्री से विचलित हुई है। तो ना तो यहां से आपसे आपतन कोण पूछा है, ना ही यहां आपसे कोई परावर्तन कोण पूछा है, यहां आपसे कुछ नहीं पूछा। ये वो सवाल ही नहीं है, आप बस कंफ्यूज हो सकते हो। ये एक बिल्कुल अलग तरह का सवाल है, और सवाल कह रहा है कि भाई ये वाली किरण जो है इसके सापेक्ष कितने डिग्री से विचलित हुई है। देखो इस बात का क्या मतलब होता है, सुनो। एक ये मैं लाइन खींचूं और इसके ऊपर एक और दूसरी लाइन खींच दूं, मैं पूछूं इसके सापेक्ष इस वाली लाइन का कोण कितना है, तो मान लो वो 30 डिग्री है, ठीक है। अब मैं पहले ही एक लाइन ऐसी खींचूं और फिर मैं एक दूसरी लाइन ऐसे खींचूं, इनके बीच का एंगल मान लो 30 डिग्री है। मैं पूछूं कि इस वाली लाइन का इसके सापेक्ष कितना एंगल है, तो आप उत्तर 30 ही डिग्री करोगे। इसका इसके सापेक्ष एंगल कितना हो जाएगा? 60 ही डिग्री हो जाएगा। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब बहुत सारे साथियों ने सोचा भैया 60 नहीं होगा, इसका तो कुछ और ही उत्तर कर देते हैं। फिर वही बस इसमें से माइनस कर लूं मैं, इसमें जोड़ लूं। अरे क्यों, जो सवाल में दिया है बस वो करो ना यार, इसमें कहां आपसे कुछ ऐसे बोला है। तो फटाफट थम्स अप करोगे, ठीक है भैया। मुझे ये बात आपकी समझ में आ गई है, ये क्लियर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना है, ऐसे कुछ भी उत्तर नहीं करना। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। बाकी ये पॉइंट हमने कर ही लिए थे कल, और मैं केवल आज आपको वो दूंगा जो आज हमने पढ़ाया है, ये कल वाले पॉइंट नहीं दूंगा। ये हमने पढ़ लिया कि भाई कैसा होता है पार्श्विक उल्टा, लेटरली इन्वर्टेड। तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि लेफ्ट की चीज राइट में दिखेगी और राइट की चीज कैसी दिखेगी? लेफ्ट में दिखेगी। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा आगे चलते हैं, इस सवाल का उत्तर करो कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो बताओ पूरी लंबाई का प्रतिबिंब। देखो अभी हालांकि आपने
उत्तल और अवतल दर्पण पढ़े नहीं है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़े नहीं है, तो ऐसा उन दोनों में ऐसा होता है कि वो पूरी लंबाई का प्रतिबिंब बना भी सकते हैं या नहीं भी। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है, भाई दर्पण में तो क्या है, मान लो मेरी हाइट 167 सेंटीमीटर है, 169 सेंटीमीटर है, तो मैं 169 का ही दिखाई दूंगा। लेकिन अवतल और उत्तल में जरूरी नहीं है ऐसा हो जाएगा, वहां हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट मुझे तो उत्तर 100% वाला करना है। तो 100% आप अगर ये चाहते हो कि वस्तु जितनी है मुझे उतनी ही दिखाई दे, तो वो केवल प्लेन मिरर के साथ है, ओनली प्लेन मिरर के साथ है। इनमें किसके साथ हो सकता है, कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता, वो हम बाद में बात करेंगे। तो अवतल और उत्तल दर्पण में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। वो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम स्फेरिकल मिरर को पढ़ेंगे, जब हम अवतल दर्पण को पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ी आसान सी बात है। देखो दोस्त, एक बात समझो कि अगर सिर्फ टारगेट आपको खुश करना है तो मैं बहुत आसान आसान सवाल लाऊं, एक जैसे 10 सवाल लाऊं, एक मैं करवाऊं, 9 आपको करने को दूं, लेकिन उसका लाभ क्या है? लाभ तब है जब हर प्रश्न ऐसा हो कि उसमें आप कुछ सीखो। तब हमने हर मिनट का यूटिलाइज किया। और आप मेरे सवालों को देख रहे होंगे कि मैं सिमिलर टाइप के सवाल ला ही नहीं रहा हूं, मैं ऐसे सवाल लाता हूं, हर सवाल ऐसा है कि जो आपको सोचने पे मजबूर करे। अगर हमने 10 सवाल एक ही तरह के रखे तो आपका एक कंसेप्ट क्लियर हुआ बस, जबकि इस बैच का ये उद्देश्य नहीं है। इस बैच का उद्देश्य है सारे कंसेप्ट कवर हों। अगर 8 तरह के सवाल बन सकते हैं तो 8 फिर मैं अलग अलग लेकर आऊंगा, ताकि उनमें आपको हर एक में सोचना पड़े। तो उद्देश्य यहाँ ये नहीं है कि आप एक सवाल मैं करा दूं, उसी के जैसे 9 सवाल आप करो, बच्चों की तरह। जैसे बच्चों को ना कॉपी पे एक सवाल दे देते थे, वो 9 सवाल खुद कर लेते थे, खुश हो गए। उससे तो क्या होगा, टाइम वेस्ट है यार। वो तो एक चीज मैं करवाऊं, अगली चीज उसी से जुड़ी हो बट वो थोड़ी घुमाकर हो, तो हमारा दूसरा कंसेप्ट, फिर अगली क्लास अगला क्वेश्चन और थोड़ा घुमाकर हो, अगला कॉन्सेप्ट। तो ये तरह के क्वेश्चन हमें सीखने हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का उत्तर करिए कि एक समतल दर्पण के द्वारा बनाई गई छवि की क्या विशेषताएं हैं, बताइए जल्दी से। एक प्लेन मिरर से बनाई गई छवि की क्या विशेषताएं होती हैं? तो पहली चीज, क्या ये समान आकार की बनती है? जी बनती है। क्या ये सीधी बनती है? जी बनती है। क्या ये पार्श्व तौर पर उल्टी बनती है? जी बनती है। क्या ये आभासी बनती है? जी बिल्कुल बनती है। तो ए राइट आंसर ऑप्शन है। बाकी में देखें, समान आकार, सीधी, उल्टी, वास्तविक नहीं, ये वर्चुअल होती है, आभासी होती है। अलग आकार की होती है? नहीं। क्या ये उल्टी होती है? नहीं। ये सीधी होती है, उल्टा कहना है तो पार्श्विक उल्टा कहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो आपको बहुत ध्यान से सारे ऑप्शंस देखने हैं, लगभग लगभग सारे ऑप्शन सेम हैं। अगला सवाल देख लो, ये भी HSSC क्लर्क 2016 का सवाल है। और इस परीक्षा के, इस बैच के लिए ना मैंने मैक्सिमम एग्जाम्स उठाए हैं। सबसे पहले रेलवे, उसके अलावा रेलवे के अलावा भी कहीं किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है तो उसको ढूंढ ढूंढ के कोशिश कर रहा हूं मैं। हल्का सा दिमाग लगाओ, सारे सवाल हो जाएंगे। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बताओ। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो बिल्कुल समान आकार का होता है, वस्तु के ही आकार के बराबर होता है। ना तो ऐसा होता कि वो बड़ा दिखेगा, ना छोटा दिखेगा, ना उससे कम दिखेगा, वो बिल्कुल बराबर आकार का होगा, वो बिल्कुल सेम साइज का होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो एक अलग कंसेप्ट पर चलते हैं, सॉरी एक अलग कंसेप्ट पर चलते हैं। ये मुद्दा खत्म कि प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाली इमेज की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ये मुद्दा खत्म। अब एक मुद्दा शुरू होता है, और मुद्दा क्या है कि अगर मान लो आपके पास 2 प्लेन मिरर हैं, 2 समतल दर्पण हैं। जैसे मान लो एक ये है और मान लो ये भी प्लेन है, ये भी समतल है, ठीक। और मैं इनके बीच में एक वस्तु को रख दूं, ठीक है। कैसे? मैंने इनके बीच में मान लो एक वस्तु को रख दिया, जैसे ये एक दर्पण है ना,
और ये एक दर्पण है और इसके बीच में मान लो चलो वस्तु मैं ही हो गया। अब देखो आपको कितनी इमेज नजर आ रही होंगी। अगर आपको कुछ दिख रहा हो इसमें हल्का फुल्का भी दिख रहा हो, आप कभी कर लेना, 2 दर्पण लेके रख लेना। देखो मैं देख रहा हूं कि मुझे ना बहुत सारी इमेज नजर आ रही है, मेरी ही बहुत सारी इमेज नजर आ रही है। अगर आपको दिख पाए तो देख लेना, किसी चीज की अगर आपको बहुत सारी इमेज नजर आ रही हो, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर बहुत सारी आ रही हैं। ये देखो हरीश बाबू, आपको नजर आ रही हैं? एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर बहुत सारी इमेज नजर आती जा रही होंगी आपको। चलो ऐसे करके नजर आएंगे, है ना? हाँ ऐसे देखो, छोटे से दर्पण में देखो बहुत 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 सारी इमेज नजर आती चली जाएंगी। ये करके देख लेना आप। तो सवाल आता है कि जब 2 प्लेन मिरर्स को, जब 2 समतल दर्पणों को एक दूसरे के साथ रखा जाता है और उनके बीच में आप एक वस्तु रख दो, एक इमेज रख दो, तो इमेजों की संख्या कितनी होती है? प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ इमेज कितनी होती है? देखो पहला उत्तर तो टॉपिक है कि 2 समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवियों की संख्या। अब ये भैया इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सॉरी दोनों दर्पणों को सीधा रखा या नहीं, कहीं आपने एंगल पे तो नहीं रख दिया। अगर मान लो दोनों दर्पण जैसे भी रखे हों, एक तो तरीका है कि मैंने वस्तु को बिल्कुल सिमेट्रिक रखा। सिमेट्रिक का मतलब समझते हो? देखो सिमेट्रिक का मतलब होता है कि वस्तु बिल्कुल आपने इस तरह से रखी है। अगर दर्पण सीधा है तो वस्तु भी सीधी होनी चाहिए, अगर दर्पण ऐसे है तो वस्तु भी ऐसे होनी चाहिए। ये सिमेट्रिक है, हिंदी में बोलते हैं इसको सममित। अगर दर्पण ऐसे है और वस्तु ऐसे है तो ये सममित नहीं है, ये एसिमेट्रिक है। आ गया समझ में? तो ये कितनी इमेज बनेंगी ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहला फॉर्मूला, अगर हम ये कहें कि भाई 2 समतल दर्पण हैं और वो दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर रखे हुए हैं। थीटा एंगल पर कैसे? एक तो मिरर ये है और दूसरा जो मिरर है मैंने उसको ऐसे करके रखा है, मतलब इनके बीच में थीटा का एंगल है। यानी ये मिरर है यार, सिंपल ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कैसे भी रख दो कि इनके बीच में एक एंगल है, इनके बीच में एक कोण है। हाँ बिल्कुल, जब हम बाल कटवाने जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, बहुत सारी इमेज दिखती हैं। तो मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ कि ये सीधे हैं, वो बाद में देख लेंगे। अभी मैं मान रहा हूँ ये किसी एंगल पर हैं, ऐसे 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 हैं। अब मैं इनके बीच में एक इमेज रखता हूं तो देखो होगा क्या कि प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा। पहला, अगर मैं क्या करूंगा, चलो मैं इसको अलग से ही बता देता हूं, यही बता देता हूं कि मैं इनके बीच में एक वस्तु रखूंगा और वो मुझसे पूछेगा कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो मैं क्या करूंगा कि जो मुझे कोण देगा उसको 360 से डिवाइड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि मुझे दिया उसने कि भाई 45 डिग्री पर 2 मिरर रखे हुए हैं और उनके बीच में मैंने एक वस्तु रखी। एक सवाल उठा लेते हैं कि 2 मिरर हैं जो एक दूसरे से 45 डिग्री पर रखे हैं और उनके बीच में हमने एक वस्तु रखी। तो मैं इस एंगल को 360 से डिवाइड करूंगा। अब कितना उत्तर आएगा? आप कहोगे ये आएगा 8। अब मैं ये देखूंगा कि 8 एक कैसी संख्या है। तो 8 सम है या विषम है, मुझे बताइए। 8 है एक सम संख्या, एक इवन नंबर, ठीक है। अगर ये एक इवन नंबर आता है तो मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी ना, आपको क्या कर देना है, इसमें से 1 माइनस कर देना है। तो कितनी इमेज बनेंगी? 7 इमेज बनेंगी। जो प्रतिबिंब होंगे, जो इमेज होंगे वो कितने होंगे? 7। अगर तुम ये कहते हो अनंत, तो वो केवल तब है कि जब 2 दर्पण सीधे रखे हैं, बस। मैं यहाँ सीधे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सीधे का तो आसान सी चीज़ है, बाद में पढ़ लेंगे, समझो मेरी बात को। सीधा रखे हैं 2 दर्पण तो प्रतिबिंब अनंत बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी एंगल पे रखे हों, अगर वो किसी कोण पर रखे हों, तो अगर किसी कोण पर रखे हैं तो जो भी कोण हमें सवाल में देगा हम उसको 360 से डिवाइड करेंगे। अगर ये एक सम संख्या आता है तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है ना। उतने ही प्रतिबिंब बनेंगे। अब एक साथी कह रहा है 8 कैसे आया? भैया 45 में 360 का भाग करके आया लाला। यार 45 में 360 का भाग तो ये तो आता होगा ना सबको। 360 में 45 का भाग कैसे करोगे? 45 एकम 45, 45 दूनी 90। मैं जब तक करता चला जाऊंगा जब तक 360 ना आ जाए।
8 पंजे 40 की जीरो, हासिल 4, 8 चौके 32, 32 और 4 36। ठीक है, तो 45 अट्ठे कितना होता है 360। तो यहां से 8 आया है। अब सम और विषम तो सबको आते हैं ना, हाँ सम और विषम तो सबको आते हैं ना, इवन और ऑड। जो 2 से कट जाए वो सम है, वो इवन है, और जो 2 से ना कटे वो ऑड है, यानी कि विषम है। मैं बताऊंगा अगर विषम हो तो क्या होगा, मैं बताऊंगा। 45 कैसे आया, 45 सवाल में देगा, यहां जो सवाल में देगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहां जो भी हमें सवाल में देगा हम उसको कर देंगे। सर कोई नंबर नहीं दिया हो तो क्या स्क्रीन पे सवाल नहीं आएगा? अरे कोई सवाल तो देगा यार, वो ऐसे कैसे हो जाएगा? तुम देखो, चारों तरफा दिमाग मत दौड़ाओ, जितना दिमाग दौड़ाओगे उतने कंफ्यूज होगे। तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा सवाल ये बन सकता है कि भैया विषम हो तो क्या होगा। अब ये फालतू की बात मत करो कि भैया सवाल में नंबर ही ना दे तो क्या होगा। यार कैसी बात करते हो यार, तुम्हारे एडमिट कार्ड पे रोल नंबर ही ना दे, तुम्हारे एडमिट कार्ड पे सेंटर ही ना दे, तो कहाँ जाओगे? अगर मैं ये बात कहूँ तुम कहोगे यार मास्टर कैसी बात करता है, तो तुम भी ऐसी ही बात कर रहे हो कि सवाल में अगर संख्या ही ना दे। तो ये फालतू चीजें मत करो। 360 सूत्र का है, फॉर्मूले का है। मतलब करना क्या है, फॉर्मूला याद रखो ये कि हमें जो भी एंगल देगा उसको 360 से डिवाइड करना है। अगर वो सम संख्या आए तो जो भी उत्तर आएगा, यहां जो भी उत्तर आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे बस। अब अगर ये विषम संख्या आता है, भाई मैंने डिवाइड करा और ये विषम संख्या आया, ध्यान से देखना, तो इसमें 2 केस बनेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, बड़े ध्यान से देखना है आपको, मैं यहीं बता देता हूं। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सवाल में उसने कहा कि थीटा जो है वो मान लो एक विषम संख्या ले लेते हैं, ये कि थीटा इतना है 1080 डिग्री। मान लो वो ऐसे कह रहा है कि भैया थीटा है 1080 डिग्री, या मान लो और कुछ मान लो, थोड़ा छोटा मान लो भाई, जिससे कि एक विषम संख्या आ जाए, एक ऑड नंबर आ जाए। मान लो मैं थीटा मान लेता हूं 120 डिग्री, ये मान लो। ठीक है, और सवाल में वो कहेगा कि वस्तु जो है ना वो सममित रखी है, सममित। ये चीज हमें सवाल में देगा कि वस्तु कैसे रखी है, सिमेट्रिक रखी है। इतनी चीज हमें सवाल में देगा कि 2 दर्पण एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर हैं और वस्तु सममित रखी है। तो आप क्या करोगे, उत्तर आप ये करोगे कि भाई 360 बटे 120। अब ये कैसा आया है, 3 कैसी है, एक विषम संख्या है। अगर ये एक ऑड नंबर आता है और सवाल में हमें ये चीज दे, ऑड नंबर के साथ ये चीज दे कि वस्तु कैसी रखी है, सममित, यानी कि सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे 2 दर्पण हैं, उनके बीचों बीच में ऐसे रखी होनी चाहिए। अगर दर्पण ऐसे है तो वस्तु भी ऐसी रखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दर्पण ऐसे है और वस्तु ऐसे है, नहीं, दर्पण ऐसे है तो वस्तु भी ऐसे होनी चाहिए। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप इतना याद रखो कि सवाल में क्या दिया हुआ है, सममित दिया हुआ है। हाँ, अगर दिया हुआ है तो जो उत्तर आएगा उसमें से आप 1 माइनस कर दोगे और ये आपका आंसर हो जाएगा कि भाई 2 प्रतिबिंब बनेंगे। जरा एक बार फटाफट से थम्स अप करो, जल्दी से फटाफट से थम्स अप करो। अब एक बच्चा ये कह रहा है कि भैया अगर मान लो, पूछने को ये सवाल पूछो आप कि यार अगर मान लो सवाल भैया ऐसा दे दे कि थीटा तो 120 डिग्री ही है, ठीक है, लेकिन वस्तु सममित ना रख के असममित रखी है। असममित का मतलब नॉन सिमेट्रिक रखी है, नॉन सिमेट्रिक रखी है। तो भैया नॉन सिमेट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा, पहले मैं इसे 360 से ही डिवाइड करूंगा। जो भी मुझे सवाल में देगा 360 से डिवाइड करूंगा। 360 से डिवाइड करने पे 3 आया। 3 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, और अगर ये असममित है, ये सवाल में देगा अगर वस्तु असममित रखी है, नॉन सिमेट्रिक रखी है, तो फिर मैं 1 नहीं घटाऊंगा, सीधा सीधा 3 ही उत्तर हो जाएगा, फिर मैं 1 नहीं घटाऊंगा। ठीक है, अगर सम संख्या है तो सम में तो कुछ नहीं देखना, इवन में कुछ नहीं देखना, सम हो, सम संख्या है तो उसमें चाहे सममित हो चाहे असममित हो, सब में से 1 ही घटाना है। चाहे सिमेट्रिक हो चाहे नॉन सिमेट्रिक हो, सब में से 1 घटाना है। लेकिन ऑड में अगर विषम संख्या है
सममित में से एक घटाना है, असममित में से एक नहीं घटाना है। बस इतना आपको याद रखना है। तो फटाफट से थम्स अप करो। अब एक साथी कह रहा जी एक ही क्यों घटाते हैं? देखो दोस्त, मैंने फिर से कहूंगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमें डायरेक्टली याद रखनी पड़ेंगी। जैसे आप पूछो 360 से ही क्यों कर रहे हैं, उसको भी छोड़ दो। एक क्यों माइनस कर रहे हैं, उसको भी छोड़ दो। जिस चीज को मैं कहूँ ना कि ये एक सूत्र है, ये एक फॉर्मूला है, तो उसको प्लीज आप याद रखो। आप फोकस इस बात पे रखो कि क्या मुझे ये चीज समझ में आई जो समझाई जा रही है। उस बात से कभी सवाल नहीं बनेगा कि 360 ही क्यों लेते हैं, उस बात से कभी सवाल नहीं बनेगा कि एक ही माइनस क्यों करते हैं। नहीं, जो चीज समझने की है उसको समझो आप, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं एक खाली स्लाइड पे रिपीट कर देता हूं। एक सेकंड रुको, हम यहां चल रहे हैं ना, चलो मैं इस पे रिपीट कर देता हूं। देखो, मैं एग्जाम्पलों की मदद से लेता हूं। मान लो मुझे सवाल दिया पेपर में कि भाई दो दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर रखे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि सॉरी, मैं क्या करूंगा, और मुझसे दर्पणों प्रतिबिंबों की संख्या पूछी हो कि कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेंगी, कि बताओ कितनी संख्या होगी, ठीक है। पूरी सवाल की लैंग्वेज देगा, यहां तो जस्ट मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। आपको क्या करके देखना है, इसको 360 से ही डिवाइड करके देखना है। अगर ये 360 में सॉरी 45 का डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, करके देख लेना। अब ये कैसी संख्या आई, एक सम आई, एक इवन नंबर आया। अगर इवन नंबर है तो ना मुझे सममित देखना ना मुझे असममित देखना, कुछ नहीं देखना, मैं सीधा एक माइनस करूंगा और यही मेरे लिए प्रतिबिंबों की संख्या का उत्तर हो जाएगा। अब अगला सवाल अगर ये आया कि मान लो जो थीटा है वो 120 डिग्री है, तो वो सवाल में ना खुद ही दे देगा कि सममित है या असममित है। अगर देखो भैया ये उत्तर इवन आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, तो हो सकता है वो देगा भी नहीं, क्योंकि आपको पता है सम में तो देखना ही नहीं है। अगर ये इवन आया है तो ना सममित देखना ना असममित, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर ये 120 डिग्री देगा या कोई ऐसा संख्या देगा कि जिसे 360 से डिवाइड करने पर जो उत्तर आए वो एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा, ऑड पे चेक करना पड़ता है कि ये सममित है या असममित है, ये सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है। अगर ये विषम है और सिमेट्रिक है तो आप इसी के तरीके से सॉल्व करोगे कि भाई एक माइनस कर दो और यही इसका उत्तर हो जाएगा। बट अगर वो ऐसा सवाल दे कि भाई सुन, थीटा तो 120 डिग्री है लेकिन कैसा है, असममित, असममित यानी कि नॉन सिमेट्रिक, तो तुम क्या कहोगे कि भैया सुनो 360 बटे 120 कर रहा हूं तो 3 आ रहा है, 3 है विषम यानी कि ऑड। फिर आप दूसरी कंडीशन चेक करोगे सममित है या असममित है, भैया असममित है, असममित है तो फिर मैं माइनस नहीं करूंगा, सीधा सीधा मेरा यही उत्तर हो जाएगा। अब सम्मित असम्मित क्या होता है, एक बार में ढंग से सुन लो, आप बार बार क्यों एक चीज को पूछ रहे हैं। भाई ये दर्पण है, अगर वस्तु ऐसे रखी है इसके बिल्कुल सामने ऐसे सीधी सीधी तो ये सममित है, अगर वस्तु ऐसे रख गई तो ये असममित है, नॉन सिमेट्रिक है। दर्पण ऐसे रखा है वस्तु भी ऐसे ही रखी है तो ये सममित है, समझ गए। ऐसे रखा है वस्तु भी ऐसे रखी है, सममित है। बट अगर दर्पण ऐसे है और वस्तु ऐसे है तो ये असममित है, यानी कि उसके जैसी ही ना रखी हो, बस सिंपल सी बात है। और ये बात नहीं भी समझ में आ रही हो ना, सममित असममित छोड़ दो, इस बात से कभी सवाल नहीं बनेगा। सवाल बस ये देखना कि सममित या असममित दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अब बताओ किसको क्या दिक्कत है। सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक का मतलब ये होता है मेरे दोनों हाथ सिमेट्रिक हैं, ये सममित हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे पूरी तरह छप जाते हैं। देखो सारी उंगलियां एक दूसरे पे छप गई है ना। अब अगर ये ऐसे हों तो नहीं छप पाएंगे, ये असममित हैं। तो दर्पण भी ऐसे रखा है वस्तु भी ऐसे रखी है, ये सममित है। अच्छा अब बताओ, मैं अगर अपने हाथों को ऐसे भी रखूं तब भी तो ये सममित ही रहेंगे। हाँ ऐसे कर दूंगा तो ये असममित हो जाएंगे। तो वस्तु अगर ऐसे रखी हो ऐसे रखी हो ऐसे रखी हो, बिल्कुल दोनों एक दूसरे की सीधी, तो ये सममित हैं, सिमेट्रिक हैं, ये बात हो। अब अगला सवाल जो आपका आ रहा है वो बहुत अच्छा है। पहले यहां तक का बताइए कि हाँ जी यहां तक भैया
मुझे जो है वो आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक, अब एक भाई कहता है, आपका डाउट बहुत अच्छा है। अब एक साथी ने कहा कि भैया अगर मान लो यार सवाल ही ऐसा दे दिया कि थीटा जो है ना मान लो वो हमें दे दिया, मान लो हमें 130 डिग्री दे दिया, ठीक, और चलो सममित दे दिया, चाहे असममित दे दिया, कुछ भी दे दे फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो सिमेट्रिक दे दिया। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, देखो अभी समझ आएगा। तुम इसको 360 से डिवाइड करोगे तो 360 बटे 130, फटाफट बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 360 बटे 130 तो ये लगभग आएगा 2.76, है ना। अब ये एक पूरा नंबर नहीं आया। अब इसको तुम भैया जी मुझे बताओ क्या कहोगे, तुम इसको सम कहोगे या विषम कहोगे? तो यार तुम कहोगे भैया ये तो ना एक सम है ना विषम है। तो जब उत्तर एक पूरा अंक ना आए, जब उत्तर एक कंप्लीट नंबर ना आए, तो आपको क्या करना है कि आपको इसका केवल पूरा नंबर ले लेना है, मतलब ये हिस्सा छोड़ देना है, और इसको आपको क्या मानना है, 2 मानना है कि भैया यही प्रतिबिंबों की संख्या है। तुम वो दिमाग मत लगाना मैथ वाला कि भैया 2.76 तो राउंड ऑफ होगा 3। मैं राउंड ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं, यहां वो नियम में लगा ही नहीं रहा हूं। तुम क्यों जबरदस्ती उस नियम को घुसेड़ रहे हो भाई? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब भी ऐसे केस में ये एक पूरा नंबर ना आए, एक दशमलव संख्या आए, तो आपको केवल पूरा हिस्सा ले लेना है, बस। पूरा हिस्सा कितना है, 2। तो ये जुगाड़ मत लगा देना, और यही प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगा, यही नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में अच्छे से आ गई है। ठीक है, अब बताओ कि इससे ज्यादा यहां सम्मित असम्मित चेक ही नहीं करना। देखो, ना तो आपको सम इवन नंबर में चेक करना है, ठीक। अगर मैं फटाफट से एक आपका समरी बनाऊं, इसकी एक क्विक रिवीजन कराऊं, तो आप ये सीखोगे कि भैया बड़ी सिंपल सी बात है, और बात ये है कि मैं 360 से थीटा को डिवाइड करता हूं। अगर ये एक इवन नंबर आता है, अगर ये एक सम संख्या आती है, तो यही आंसर होगा, बगैर ये चेक करे कि सम्मित है या असम्मित है। अगर मैं 360 को थीटा से डिवाइड करता हूं और ये एक ऑड नंबर आता है, एक विषम संख्या आती है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये सममित है या ये असममित है, ठीक है। फिर तो मुझे चेक करना पड़ेगा ये सिमेट्रिक है या ये नॉन सिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो यही संख्या आंसर हो जाएगी। अगर ये नॉन सिमेट्रिक है तो जो यहाँ उत्तर आया है, जो भी यहाँ संख्या आई है, चलो मान लो मैं उसको n मान लेता हूँ, तो हमारा उत्तर n-1 होगा। फिर मैं 1 घटा दूंगा। अगर मैं 360 में से भाग करता हूँ, तो मान लो कोई मेरे पास एक दशमलव संख्या आती है, डेसिमल नंबर आता है, जो मेरा उत्तर होगा वो उस डेसिमल नंबर का पूर्णांक होगा, यानी कि इंटीजर पार्ट होगा, ठीक है। सम्मित असम्मित चेक ही नहीं करना, वही उसका सीधा उत्तर हो जाएगा। तो 2 बार आपको 1 घटाना है और 2 बार आपको 1 नहीं घटाना है, ठीक है। अब बताइए फटाफट से अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे उल्टा बता दिया आपको, एक्सट्रीमली सॉरी भाई, यहाँ पे गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर हम कहेंगे 1 घटा देंगे और यहाँ पर हम 1 नहीं घटाएंगे, और यहाँ पर पूरा वाला पार्ट लेंगे, यहाँ पर पूरा वाला हिस्सा ले लेंगे। हाँ सॉरी सॉरी उसके लिए। अब ठीक है ना, फटाफट से थम्स अप करो, हाँ जी क्लियर है। अब देखो एक सवाल करके देखते हैं। ये सवाल आया, एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए तो समतल दर्पणों से परावर्तित हो। अब भैया समतल दर्पणों से परावर्तित हो, एक दूसरे के सामने रखे गए, कोई कोण नहीं दिया, यानी कि ऐसे रखे हुए हैं। अब देखो, जब 2 दर्पण बिल्कुल आमने सामने रखे हों, एक ही जैसे रखे हों, इनके बीच में कोई कोण ना दे, तो कोण कितना होता है भाई? कोण होता है 0 डिग्री। और तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे भी ना कि 360 बटे थीटा, उससे भी उत्तर आ जाएगा। थीटा की जगह 0 लगाओगे तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देने से उत्तर आता है अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। तो आप कहोगे भाई कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, इनफाइनाइट इमेज बनेंगी।
तो ये तो आसान सा सवाल है। जब एंगल ना दे और कहे कि भैया दोनों एक दूसरे के आमने सामने रखे हैं तो उत्तर हमेशा इनफाइनाइट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे अब देखो अगला सवाल। ये जूनियर असिस्टेंट का अकाउंटेंट का आया हुआ सवाल है कि दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं। अब कैसे रखे हुए हैं? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर में क्या मानोगे? तुम कहोगे कि भैया 360 बटे थीटा, और थीटा कितना है? 90। भाई लंबवत का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। एक दूसरे के लंबवत का मतलब एक दर्पण ऐसे है, एक दर्पण ऐसे है, यही तो मतलब है लंबवत का, परपेंडिकुलर का। ना आता हो तो समझ लो परपेंडिकुलर का मतलब है एक दर्पण ऐसे रखा है और दूसरा दर्पण ऐसे रखा है, 90 डिग्री का एंगल है, तो 360 बटे 90 कितना हो जाएगा? 4। ये कैसा संख्या है? ये सम संख्या है, ये इवन नंबर है। तो बताओ इवन नंबर के लिए क्या बताया मैंने कहा इवन नंबर है तो कुछ देखना ही नहीं है, सीधा सीधा जो आएगा वही आंसर है। तो कहाँ गया ये तो यही आपका आंसर है कि भैया 4 प्रतिबिंब बनेंगे। लो हो गया राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें, दिखाओ करके फटाफट से। अब देखो ये कितनी जगह आया हुआ है, यूपी पीसीएस में आया हुआ है, यूपी पीएससी में आया हुआ है, और यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ है। ये भी यही कह रहा है कि दो समांतर दर्पण हैं जो पैरेलल मिरर हैं। पैरेलल का मतलब ये हो गया, यानी कि थीटा कितना है? 0, और 360 बटे 0 करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। इसमें तो कुछ भी देखना ही नहीं है। ठीक है सर, 360 से ज़्यादा दे तो ऋषिकेश भाई सुनो, कि जो भी हम बात पूछा करें ना, जो भी बात हम पूछा करें हमें उसको ध्यान से एक बार सोचना चाहिए। हाँ, मैंने कोई दोबारा से मिस्टेक कर दी है क्या? अगर हाँ तो सॉरी उसके लिए, बताओ कहाँ गड़बड़ हो गई है? आ, 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 एक बार देख लो। देखो इवन नंबर के लिए, अच्छा इवन नंबर के लिए एक मैंने माइनस नहीं किया है वहाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ, मैं सुधार देता हूँ। मैंने यहाँ गलत कर दिया है। इवन नंबर के लिए क्या करना है? -1 करना है। ठीक है, और ये सवाल में भी फिर हमने गड़बड़ कर दी है कि अगर ये इवन नंबर है तो इस, अब सुनो, इवन नंबर के लिए तो हमेशा हमें -1 करना ही करना है, तो 4 में से 1 जाएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, और तो मैंने कहीं गड़बड़ नहीं कर दी है। ये मैं एक बार फिर से सारा सब कुछ रिपीट कर लेता हूँ। ये क्लियर है? अगर इवन नंबर है तो हमेशा 1 माइनस करोगे ही करोगे, और ऑड में सिमेट्रिक के लिए 1 करोगे। ठीक है, इवन में कोई दिक्कत नहीं है, -1 करना ही करना है, ऑड में सिमेट्रिक के लिए -1 करोगे, और नॉन सिमेट्रिक है तो नहीं 1 करोगे। अब सवाल है हमारे, 2 का उत्तर तो अनंत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इवन में आपको -1 करना ही करना होगा। अब सही है? अब फटाफट से बताओ। हाँ क्लियर है अब सब कुछ अब सही है। ठीक है, इसका उत्तर 3 हो जाएगा और इसका उत्तर इनफाइनाइट हो जाएगा। चलो अब सब ठीक है ना? ओके, तो भैया जी ये हो गया आज कि अगर दर्पण जो है किसी एंगल पर रखे होते हैं, किसी कोण पर रखे होते हैं, तो कितनी इमेज उसमें से बनती है। अब बहुत सारे साथियों का कंप्लेंट है कि भैया आपने टेक्नीशियन के बैच में ये नहीं कराया था, वहाँ ये नहीं कराया था। देखो भाई, मैं फिर से कहूँगा कि किसी भी बैच को इससे कंपेयर मत करना। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो एक्स्ट्रा हैं। अब आप कहोगे तो वहाँ क्या कम कराई थी? नहीं, हो सकता है वहाँ पर उस टॉपिक से सवाल ना आए उस एग्ज़ाम में, लेकिन यहाँ हम उन सारे टॉपिक को लेकर चल रहे हैं जिसमें कहीं से भी सवाल पूछा गया है। यानी कि एक ओवरऑल फिजिक्स की यहाँ पे कवरेज मिलेगी आपको, पूरी फिजिक्स आपको यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से कवर मिलेगी। अब सारे क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में आंसर अनंत आया है, 1 में इवन नंबर आ रहा था तो उसमें से हम 1 घटा देंगे। ठीक, अब आपको क्या करना है भाई, उसमें आपको अब जितना भी आपने पढ़ा है आपको बहुत अच्छे से सारा रिवाइज करना है। एक बार ना कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ करे तो आप दोबारा से उसको देख लिया करो। ठीक है, एक साथी कह रहा है 360 से ज़्यादा एंगल होगा, तो अरे भैया वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। 360 से ज़्यादा का एंगल मतलब तुम समझते हो क्या कह रहे हो? भाई 360 का मतलब होता है कि तुम यहाँ से चलो, यहाँ से चलो और यहीं घूम के आ जाओ। ठीक है, ये हो गया पूरा तुम्हारे द्वारा तय किया गया एंगल 360। मान लो तुम यहाँ से चले और यहीं घूम कर आ गए, अब तुम कह रहे हो मैं आगे बढ़ूँ, तो वो फिर 0 से शुरू हो रहा है, तो फिर वो 0 1 2 3 4 5 ऐसे शुरू होगा। 360 से ज़्यादा एंगल
पॉसिबल ही नहीं है। तुम कहो मैं गोल चक्कर से आगे गोल घूम कर आ गया, अब तुम दोबारा से शुरू कर रहे हो ना, है ना। जीरो वाले में तो हमेशा इनफाइनाइट आंसर आएगा। अगर दो मिरर के बीच में एंगल नहीं दिया तो वो इनफाइनाइट ही आंसर रहेगा। ठीक है, अब मैं फिर से एक बार सारे सवाल रिपीट कर देता हूं। 3 ही सवाल तो करें हमने। कहाँ गया बताओ। ये मैंने कर तो दिया, इवन में -1 कर तो दिया, और यहाँ ऑड के लिए सिमेट्रिक में -1 कर दिया, असमित में ये हो गया, पूर्णांक में ये हो गया। और सवालों में ये तो आमने सामने रखे हैं तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इवन में -1 कर दोगे, बड़ी आराम से बात है, हो जाएगी। और यहाँ इनफाइनाइट होगा ही होगा। अब तो सब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो भैया इसको ना अच्छे से रिवाइज करना, बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से रिवीजन जरूर करके सोना है। रिवीजन क्यों करते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आपका समय हो चुका है, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।